दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगेगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार पर दबाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के डॉक्टरों ने सरकार से कम 10 दिनों के लिए पूरे बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने की मांग की है ताकि कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। IMA के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में बिहार के 42 डॉक्टर कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर तो कोरोना का टीका भी ले चुके थे। इससे पहले पटना एम्स की टीम ने 5 मई से लॉकडाउन लगाने की सलाह सरकार को दी थी, बिहार सरकार को दी थी। अब बिहार के व्यवसायी मंगलवार को यानी कि आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से वर्चुअल संवाद के जरिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग दोहराएंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखने की अपनी लड़ाई की जीत करार दिया है। वहीं उन्होंने नंदीग्राम के नतीजे पर नाखुश जताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही उनकी पार्टी TMC ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है। इसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल यानी कि फिर से गिनती की मांग की गई है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1736 वोटों से हराया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के डबल इंजन सरकार के वादे के बावजूद उन्होंने कुल 294 सीटों में से 221 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था और उसे लगभग प्राप्त भी कर लिया गया। करीब 2 महीने बाद खड़े होकर ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता को देश और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देती हूं। मुझे बंगाल पर गर्व है, यह शानदार जीत है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकेगा। उन्होंने यानी कि भाजपा 200 सीटें जीतने का दावा किया था। क्या इसके बाद वे अपना चेहरा दिखा सकेंगे? भाजपा अपना चेहरा दिखा सकेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा को हर जगह ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यहां आकर हमारे खिलाफ प्रचार करने वाले केंद्रीय नेताओं को विनम्र नमस्कार। उन लोगों को भी जो अन्य जगहों से आए और हमारे खिलाफ प्रचार किया। वहीं नंदीग्राम के परिणाम को लेकर ममता बनर्जी अदालत का रुख करेगी। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मेरी जीत की खबर आने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सुनने में आया है कि परिणाम बदल गया। मैं इस मुद्दे पर अदालत जाऊंगी। दोस्तों नीतीश सरकार ने बिहार में काम कर रहे पत्रकारों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें फ्रंटलाइन वर्करों की सूची में शामिल कर लिया गया है। लिहाजा बिहार के पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कहा गया है कि बिहार में काम कर रहे सभी पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी यह सुविधा देने का फैसला लिया है। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से सत्यापन कराना होगा, तब उन्हें यह सुविधा मिलेगी। दोस्तों खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन शुरू किया है। इसके तहत सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरसों और उससे संबंधित उत्पादकों को देश के 11 जिलों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट घोषित कर दिया है। इसमें असम के 4, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश के 1, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 2 जिले शामिल है। यह इन जिलों में खेती किसानी की खास पहचान बनेगा। इनके किसान सरसों की खेती पर विशेष जोर देंगे। दोस्तों बिहार राज्य अब तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बिहार में सरकार रोजगार पर भी काफी ध्यान दे रही है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में सरकार ने एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस काम को लेकर बड़े स्तर पर कई तरह की तैयारियां भी की जा रही है। कुछ दिनों पहले उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया था कि राज्य में यानी कि बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के लिए 3 बड़े प्रस्ताव आए हैं। जल्द ही राज्य यानी कि बिहार
के अलग अलग जिलों में एथेनॉल उत्पादन का यूनिट लगाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस प्रस्ताव से बिहार में तकरीबन 650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। जी हाँ, इसके तहत बिहार के मधुबनी, गोपालगंज और मोतिहारी 3 जिलों को लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ रहने वाले लोगों को काफी लाभ होगा और रोजगार की संभावनाएं भी बनेगी। जी मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मधुबनी जिले में 400 करोड़ रुपए, मोतिहारी जिले में 120 करोड़ और गोपालगंज जिले में 135 करोड़ का निवेश किया जा सकता है। इसको लेकर जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी और इन जिलों में एथेनॉल उत्पादन का यूनिट लगाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन पर एक्टिव हुए हैं। जी लगभग एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री खुद राजधानी पटना की सड़कों पर घूम घूमकर हालात का जायजा ले रहे हैं। जी सीएम नीतीश कुमार का काफिला राजधानी पटना की कई सड़कों से होकर गुजरा है। माना जा रहा है कि हालात की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार को पटना की सड़कों पर देखा गया था। जी तब वो हाई लेवल मीटिंग के बाद रोड पर भ्रमण करने निकले थे, लेकिन कल सीएम नीतीश कुमार डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास से निकले और रूपसपुर, राजा बाजार, राजा पुल होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। राजधानी पटना के सड़कों पर घूम घूमकर जमीनी हालात को देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से बातचीत की। दोस्तों, आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की दिल्ली में मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि शहाबुद्दीन का इलाज कायदे से नहीं किया गया। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी मौत की जांच की मांग कर दी है। जी हां, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियारों में बीते कई महीनों से चल रहा खेला आखिरकार 2 मई को हुए मतगणना के साथ थम गया। इसमें भाजपा का खेला तृणमूल कांग्रेस ने बिगाड़ दिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके तीसरी बार राज्य की सत्ता में काबिज हुई। इस चुनाव में भाजपा को 77 सीटें और टीएमसी को बहुमत के पार 213 सीटें मिली। वही पहली बार बंगाल के इतिहास में लेफ्ट का पूरा सफाया हो गया। एक भी सीट नसीब नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीटों से चुनाव हार गई, लेकिन बंगाल में भारी जीत के बाद टीएमसी और भाजपा विरोधी दलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हर कोई जीत के बाद टीएमसी को बधाई देने में लगा हुआ है। इसमें से एक बधाई जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आया, जिसने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी और भविष्य की ओर इंगित कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का कुछ महीने पहले ही जेडीयू में विलय किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी और लिखा, उसने राजनीतिक पंडितों को कुछ और होने की तरफ इशारा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखा है कि भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई। जी हां, दरअसल भाजपा ने जिस तरीके से अपना पूरा दांव बंगाल चुनाव में लगाया था, सीए, एनआरसी से लेकर जय श्री राम और हिंदू कार्ड तक खेल दिया था, उससे निकलकर ममता बनर्जी के लिए इतनी बड़ी जीत दर्ज करना आसान नहीं था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का बंगाल में खेल बिगड़ने के बाद अब बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बीते महीने एक न्यूज चैनल से बातचीत में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी बड़ा खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया था कि जदयू के कई असंतुष्ट विधायक उनके संपर्क में हैं और वे पार्टी से खुद नाखुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मृत्युंजय तिवारी की कही गई बातों को एक साथ मिलाकर देखे तो ये आगामी कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में फेर बदल के संकेत दे रहे हैं। जी हां, अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री हो गई है। बीते दिनों उन्हें रांची जेल से जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया। लालू यादव तोड़ जोड़ की राजनीति में माहिर माने जाते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण भी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, देश भर में इन दिनों कोरोना के संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, हर रोज करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। जी हां, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को कहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के धारा 21 का एक अभिन्न अंग है। जी,
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस DY चंद्रयू, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। यह कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाए। देश भर में इन दिनों हॉस्पिटल को लेकर महामारी जैसी हालात है, लोग हॉस्पिटल में बेड न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हॉस्पिटल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की सलाह दी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह नीति 2 हफ्ते के अंदर बनाने को कहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी को भी स्थानीय आवास प्रमाण पत्र या पहचान पत्र की कमी के लिए अस्पताल में भर्ती या फिर आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों सच ही कहा है कि कब किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि बड़े हाथ से ही लोगों की जान ले लेते हैं, या बल्कि सहयोग अच्छा नहीं हो तो फिर छोटी दुर्घटना भी जान ले लेती है। जी हां, यही हुआ भोजपुर के उदयवंत नगर थाना क्षेत्र के स्थानीय उदयवंत नगर गांव के रहने वाले गोरखा सिंह के 23 वर्षीय पुत्र अमित कुमार उर्फ चुन्नू के साथ। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ। उसकी शादी होने वाली थी। बीते 28 अप्रैल को उसका तिलक समारोह हुआ था और शुक्रवार को शादी की रस्म भी पूरी कर ली गई थी। 2 मई को कोइलवर के सुंदरा गांव बारात जाने वाली थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जी शुक्रवार की रात खाना बनाने के बाद अमित अपने घर में चौकी पर सोया हुआ था। जी हां, रात में अचानक वह चौकी से नीचे गिर गया। इसमें उसके सिर पर चोट लग गई। इलाज के लिए आरा से पटना जाना पड़ गया। लेकिन छोटी सी दुर्घटना ने चुन्नू की जान ले ली। उसकी मौत शनिवार को इलाज के दौरान पटना में हो गई। मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। गांव और ससुराल में सनसनी फैल गई। मृतक चुन्नू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता गोरखा सिंह अपने गांव में ही किराना की दुकान यानी कि छोटी सी दुकान चलाते थे। बड़ी बहन की शादी पहले ही हो गई है, इसीलिए कहा जाता है कि किसके साथ कौन सी घटना कब हो जाए कुछ पता नहीं। दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें वाम दलों की अगुवाई करने वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। जी हां, दरअसल चुनावी नतीजों के मुताबिक LDF ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, वहीं UDF ने 41 सीटों पर जीत का परचम लहराया है, जबकि NDA को एक भी सीट नसीब नहीं हो सकी है। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल चुनाव में LDF की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय जनता को दिया है। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद अब देश लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। जी हां, रविवार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने जहां दोबारा से 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है, वहीं हरियाणा, ओडिशा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। जी हां, ओडिशा और हरियाणा में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी भले ही हार गई हो, लेकिन बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार की जीत की चर्चा हर तरफ है। जी हां, रविवार को पश्चिम बंगाल के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। जब बंगाल में TMC ने जीत की हैट्रिक लगाई है। जी हां, हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को उनके ही सिपा सलाहकार रहे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मात दे दी। जी हां, हालांकि इन सबके बीच बीजेपी महिला प्रत्याशी चंदना बाउरी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जी हां, एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी 30 वर्षीय चंदना बाउरी की विधानसभा पहुंचने की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। जी हां, बाउरी ने 4000 वोट से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट संतोष कुमार मंडल को मात दे दी है। जी हां, एक झोपड़ी में रहकर गुजर करने वाली चंदना की कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। चंदना बाउरी की जीत को कोई लोकतंत्र की पहचान बता रहा है, तो कोई इसे बीजेपी की आम लोगों तक पहुंच के तौर पर परिभाषित कर रहा है। जी हां, चंदना बाउरी की ओर से चुनाव के लिए सौंपे गए एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल 31,985 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति के पास 30,311 रुपए की दौलत है। जी हां, इसके अलावा उनके पास 3 गाय, 3 बकरियां हैं। 3 बच्चों की मां चंदना बाउरी के पति घर बनाने वाले एक मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि उनके पति राजमिस्त्री है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जी पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि संसाधनों के अभाव में बिहार में रोज 500 से अधिक लोगों की जान जा रही है। जी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई और बेड के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। PMCH, NMCH और IGIMS जैसे अस्पतालों में भी रात में जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई कम की जाती है, ताकि उन डॉक्टरों के निजी अस्पतालों की और लोग जान बचाने को बाध्य हो। पूर्व सांसद
पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को लूट की खुली छूट दे दी है। जो कोई भी इनकी निगरानी करने वाला नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में रोज 1 लाख रुपए तक के लिए जा रहे हैं। जो इन अस्पतालों के नाम पर आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं और चले जाते हैं। पप्पू यादव ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार से इसकी जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर नीतीश कुमार से खुन्नस निकालना है तो वह बिहार की जनता पर क्यों निकाल रहे हैं। केंद्र से बिहार को ना वैक्सीन मिल रही है, ना ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाई कुछ भी नहीं। ये सभी चीज केवल भाजपा वाले राज्यों में ही क्यों, बिहार में क्यों नहीं। पप्पू यादव ने बंगाल के नतीजों को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी ने देश को बर्बाद होने से बचा लिया। जी बिहार की जनता को इस बात से सीख लेनी चाहिए। एक दल ने देश की जनता के पैसों का भारी दुरुपयोग किया, लेकिन एक अकेली महिला ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार राहुल गांधी के लिए अच्छी नहीं रही है। खासकर यह देखते हुए कि पिछले साल कई बार आंतरिक टकराव की घटनाएं सामने आई है और बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सिमट गई है। जी हां, और असम में सीएए विरोधी आंदोलन को पूरी तरीके से हवा देने के बावजूद भी वे राज्य में भाजपा को हराने में नाकामयाब रही है। तमिलनाडु में पार्टी अपने प्रमुख गठबंधन सहयोगी दरमुख की मदद से थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर पाई है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस एएनआईआरसी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से हार गई है। हालांकि पार्टी के लिए सबसे बड़ी निराशा केरल में हुई हार है। जी हां, जहां मतदाताओं ने 4 दशक पुरानी पार्टियां ही बदल डाली, जिसमें वे बारी बारी से यूडीएफ और एलडीएफ को सरकार बनाने का मौका देते रहे हैं। जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जी खासकर असम और केरल में। बहरहाल यह नतीजा सबसे अधिक कांग्रेस के आंतरिक ढांचे को प्रभावित करेंगे। यह राहुल गांधी को और पीछे की ओर ढकेलने वाले साबित होंगे। दोस्तों देश में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून में 2 महीने में मुफ्त यानी कि फ्री में राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यह केंद्र सरकार ने पिछले साल भी देश के गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया था। जी अगर आपके राशन कार्ड हैं और राशन डीलर आपके कोटे का अनाज देने से मना कर रहे हैं तो फिर आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हां, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल यानी कि एनएफएसए पर हर राज्यों के लिए टोल फ्री नंबर मौजूद हैं, दिए गए हैं। जी इस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी साथ ही अगर आप चाहे तो एनएफएसए की वेबसाइट www.nfsa.gov.in पर जाकर मेल लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो फिर आप 1800345619 पर भी फोन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी आपको बता दें कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली से गड़बड़ियों को दूर करने और फिर सभी तक राशन पहुंचाने के लिए शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो फिर वह इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो नंबर आपको बताया गया है फिर से आपको बताते रहे हैं, नंबर है 1800345619 जी अगर आप बिहार के हैं तभी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो भी टोल फ्री नंबर। दोस्तों अगर आपको भी आधार से जुड़ी कोई भी समस्या है तो फिर अब आप उसको चुटकियों में एक फोन कॉल के जरिए सुलझा सकते हैं। यूआईडीआई ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ये हेल्पलाइन नंबर है 1947 यानी कि 1947। इस नंबर को याद करना भी बेहद आसान है 1947, क्योंकि ये वही साल है जब देश आजाद हुआ था। ये 1947 नंबर बिल्कुल भी मुफ्त है, फ्री है, जो पूरे साल IVRS मोड पर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ये हेल्पलाइन नंबर लोगों को आधार नामांकन केंद्र नामांकन करने के बाद आधार नंबर की स्थिति और अन्य आधार संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। इसके अलावा अगर किसी का आधार कार्ड खो गया है या फिर डाक से अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर इस सुविधा की मदद की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूआईडीआई ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। यूआईडीआई ने बताया कि आधार हेल्पलाइन नंबर के साथ वो दिन 24 घंटे उपलब्ध है। 1947 पर कॉल करने पर यह सुविधा IVRS द्वारा 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध की जा सकती है। एजेंट से बात करने के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक तथा रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए यूआईडीआई ने 1947 को हेल्पलाइन नंबर
नंबर जारी किया है। इस पर कॉल करके आप अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। जी हां, आधार की यह सर्विस 12 भाषाओं में उपलब्ध है। जी, इन 12 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी और उर्दू शामिल है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट रखने वाले बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल सकी है। बंगाल चुनाव में राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि राज्य में यानी कि बंगाल में स्थानीय नेतृत्व की कमी और अल्पसंख्यकों के टीएमसी के पक्ष में मतदान करने के चलते ऐसा हुआ है। यह विश्लेषकों के मुताबिक राज्य में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के मुताबिक नहीं हो रहा, यह बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से टीएमसी के पक्ष में गया। यह पार्टी के कई सीनियर नेताओं का कहना है कि बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह उनका कहना है कि पार्टी ने 3 सीटों से लेकर 77 तक सफर तय किया है, जो मायने रखता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व को बंगाल में इससे कहीं बड़ी सफलता की उम्मीद थी। यह नाम उजागर न करने की शर्त पर पार्टी के एक सीनियर नेता ने इशारों में ही इशारों स्थानीय नेतृत्व पर कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अकेले सेंट्रल लीडरशिप की ओर से तैयार किए गए नैरेटिव के आधार पर ही बंगाल में शानदार प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसकी एक अहम वजह यह है कि राज्य में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए कोई भी विश्वसनीय चेहरा नहीं था। इससे पहले बंगाल में चुनाव की रणनीति तैयार करने और फिर मजबूती के साथ कैंपेन करने वाले अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी हिंदुस्तान टाइम्स के अलग अलग बातचीत में कहा था कि पार्टी का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करना हवा नहीं है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर राजधानी पटना पर कहर बनकर टूटी है। ऐसा लग रहा है जैसे राजधानी पटना कोरोना के ऊपर बैठी हुई है। जी, पटना में जांच कराने वाले हर एक 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये संक्रमण लोगों की बढ़ती गतिविधियां और लापरवाही के कारण हुआ है। खासकर अप्रैल में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज रही। जब पटना में कराए जा रहे कोरोना जांच सर्वेक्षण में ये अहम बात सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्र में अब भी संक्रमण शहर की तुलना में काफी कम है। पटना जिले में प्रतिदिन औसतन 15,000 लोगों की जांच कराई जा रही है। इसमें औसतन 3,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। पटना में संक्रमण की रफ्तार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से काफी तेज हो गई है, जो अब भी जारी है। कोरोना के नोडल अधिकारी के मुताबिक पटना के सभी जांच केंद्र के अलावा पीएमसीएच, एनएमसीएच, पटना एम्स एवं प्राइवेट लैब में औसतन 15,000 लोगों की जांच की जा रही है। इसमें हर 5वां व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता तक न पहुंच पाने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि बीजेपी को अपने प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को कम नहीं आंकना चाहिए था और पार्टी को पश्चिम बंगाल की विरासत, इतिहास और संस्कृति को अच्छी तरीके से पढ़ना समझना चाहिए था, क्योंकि इस राज्य के लोग अधिक समावेशी विचार के हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना हो या फिर पूर्वी चंपारण, अगर आपको हरी ताजा सब्जी घर बैठे चाहिए तो फिर अब आपको बाजार जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, बेज फेड आपको घर बैठे सब्जी पहुंचा देगी। इसके लिए बस आपको तरकारीमार्ट.com पर ऑर्डर करना होगा। जी हां, राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड यानी कि बेज फेड ने पहले दिन शुक्रवार को पटना में 400 से अधिक लोगों को ऑर्डर मिलने के बाद सब्जी पहुंचाया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति कितनी भी मात्रा में सब्जी बुकिंग कर सकता है। उन्होंने बताया कि ग्राहक को 250 रुपए की कीमत से कम सब्जी ऑर्डर देने पर होम डिलीवरी एजेंट को 30 रुपए वितरण शुल्क देना होगा। 250 रुपए से मूल्य की सब्जी पर यह शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के आए नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। 3 बार संसद रह चुके यशवंत सिन्हा ने अपने यहाँ निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के इन वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमले किए, उससे वहां की जनता बहुत नाराज हुई है और ये परिणाम उसी के नतीजे है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस हाल की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एवं जेपी नड्डा को लेने चाहिए। एक सवाल के जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एवं 2024 के आम चुनाव पर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर अवश्य दिखेगा।
दोस्तों, देश भर में इन दिनों कोरोना के संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के धारा 21 का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हैट्रिक के साथ सत्ता में वापसी के साथ बंगाल हिंसा का दौर शुरू हो गया है। राज्य में टीएमसी ने 213 तो भाजपा ने 77 सीटें जीती है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 1956 वोटों से हराया है। इससे टीएमसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और रात में ही हल्दिया और नंदीग्राम के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया। देर रात को हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी किया गया। नंदीग्राम के मजूश्री मोड़ पर टीएमसी के समर्थक धरना पर बैठे और प्रदर्शन करते रहे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण करने में असफल रहे। मतगणना समाप्त होने के बाद से हल्दिया के विभिन्न इलाकों में तनाव है। पुलिस और कम्बैट फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला के खिलाफ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात किया। राज्यपाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की शिकायत किया और कार्रवाई करने की मांग की गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब अपने काम से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो आपको कल भी केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने बीजेपी की बंगाल में हार के कारणों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और इसमें कोई भी शक नहीं है। इसी के चलते बीजेपी को 37 से 38% वोट भी मिले। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सिर्फ 2 तरफा लड़ाई होने के चलते बीजेपी इतने वोट मिलने के बाद भी जीत नहीं सकी। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में जीत के लिए 45% वोटों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जीत और हार कई कारणों से होती है। जब बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कैंपेन मॉडल को ही यहां पर भी लागू किया, लेकिन इन 2 सालों में जो बदलाव है, खासकर सरकार और टीएमसी में, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनको हार देखनी पड़ी। प्रशांत किशोर ने कहा कि टीएमसी की जीत की बड़ी वजह उनकी रणनीति रही। उन्होंने पिछले 1 साल में बीजेपी की ताकत, कमजोरी और प्रचार को देखकर अपनी चुनाव बिसात बिछाई। हालांकि 2019 में टीएमसी ने बीजेपी को गंभीरता से नहीं लिया था, इसीलिए उन्हें झटका भी लगा था। वही इस बार सही रणनीति के चलते उन्हें जीत मिली है। दोस्तों, देश में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिनों दिन स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी बड़े स्तर पर सामने आ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या फिर आईडी प्रूफ नहीं है, तो भी उसे अस्पताल में भर्ती करना और फिर जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने के संबंधित राष्ट्रीय नीति लाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह नीति सभी राज्य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए। जब तक यह नीति नहीं बनती है, तब तक किसी भी मरीज को बिना स्थानीय एड्रेस प्रूफ या फिर आईडी प्रूफ के भी अस्पताल में भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन करने के बाद ममता बनर्जी की छवि एक ऐसे सैनिक और कमांडर के रूप में बनी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा के चुनावी युद्ध मशीन को भी उखाड़ कर फेंक दिया। तीसरी बार यह जीत न सिर्फ राज्य में ममता बनर्जी की स्थिति को और मजबूत करेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में भी मदद करेगी। ममता बनर्जी ने 1 दशक से अधिक पहले सिंगूर और नंदीग्राम में सड़कों पर हजारों किसानों का नेतृत्व करने से लेकर 8 साल तक राज्य में बिना किसी चुनौती के शासन किया। 8 साल के बाद उनके शासनकाल को 2019 में तब चुनौती मिली जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा को तब तीव्र धार प्रदान की जब उन्होंने 2007-2008 में नंदीग्राम और सिंगूर में नाराज लोगों का नेतृत्व करते हुए वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का शंखनाद किया। इसके बाद वे सत्ता के शक्ति केंद्र नबन्ना तक पहुंच गई।
जी हां, पढ़ाई के दिनों में ममता बनर्जी ने कांग्रेस स्वयं सेवक संघ के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जी हां, यह उनके करिश्मा का ही कमाल था कि वे संपर्क और राजग सरकारों के मंत्री भी बन गए। राज्य में औद्योगिकरण के लिए किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर वे नंदीग्राम और सिंगूर में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई और आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये आंदोलन उनकी किस्मत बदलने वाले रहे और तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और राज्य में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनकी पार्टी आगे बढ़ती चली गई। पार्टी के गठन के बाद राज्य में 2001 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस 294 सदस्य विधानसभा में 60 सीट जीतने में सफल रही और वाम मोर्चा को 192 सीट मिली। जी हां, वहीं 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ताकत आधी रह गई और यह केवल 30 सीट ही जीत पाई, जबकि वाम मोर्चा को 219 सीटों पर जीत मिली। जी हां, साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से शानदार जीत दर्ज करते हुए राज्य में 34 साल से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका। उनकी पार्टी को 184 सीट मिली, जबकि कम्युनिस्ट 60 सीटों पर ही सिमट गए। जहां उस समय वाम मोर्चा सरकार विश्व में सर्वाधिक लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित सरकार थी। जहां ममता बनर्जी अपनी पार्टी को 2016 में भी शानदार जीत दिलाने में सफल रही और तृणमूल कांग्रेस की झोली में 211 सीटें आई, जो अब 2021 में 213 सीट जीत दर्ज की है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ने हर किसी को दंग कर दिया है। एक बार फिर बंगाल की सत्ता दीदी ममता बनर्जी के हाथों में आ गई है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी की जमकर खिंचाई की जा रही है। यह चुनावी रुझानों के दौरान जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू हुई वैसे वैसे नतीजों के पत्ते खुलने लगे थे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल कर दी। यह साथ ही उन्होंने बड़ी हैट्रिक भी लगा दी। दरअसल बंगाल की सत्ता दोबारा हाथों में आने पर लोग ममता बनर्जी को खूब बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। यह ममता बनर्जी एक मंजी हुई नेता है, अच्छी पेंटिंग भी शायद कर लेती है, अच्छा अभिनय भी शायद कर लेती है, जी पर यह नहीं पता है कि क्या वे गाना भी गा लेती हैं। जी वैसे बंगाल की बेटियां आमतौर पर गाने में निपुण होती है। अभी ममता बनर्जी की जुबान पर एक ही गाना होगा और ये कि मैं रोऊं या फिर हंसूं, मैं करूं तो आखिर करूं क्या। कारण स्पष्ट है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, दूसरी तरफ उनका खुद चुनाव हार जाना। जी 2011 में 184 सीटों पर जीत, 2016 में 211 और 2021 में 213 सीटों पर जीत जाना, और वह भी तब जबकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह नाच गाना और जश्न का माहौल तो बनता ही है, पर अपने पूर्व सिपा सलाहकार शुभेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम में पराजित हो जाना कहीं ना कहीं दीदी के मजे को किरकिरा जरूर कर देगा। वैसे इस गाने मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं का ये पश्चिम बंगाल से खासा जुड़ाव है। यह इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया था, जो मूल रूप से बंगाली है। यह इस गाने को शाहरुख खान पर फिल्माया गया था, जो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक है। और सहयोग देखिए कि जिस सिनेमा का यह गाना था, यानी कि जिस फिल्म का गाना था, उसका नाम था अंजाम। यह चुनाव का अंजाम आ चुका है, तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है और दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। दोस्तों, जनादेश को लोकतंत्र में जनमत संग्रह बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकांपा ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग करते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार के दौरान दिए गए उनके कथित बयान की याद दिलाई। राकांपा के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा था। अमित शाह ने कहा था कि मैं सिर्फ लोगों के कहने पर ही इस्तीफा दूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक जनमत संग्रह है और आज ये उनके खिलाफ है, तो आप कब इस्तीफा दे रहे हैं श्रीमान अमित शाह जी। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।